भारतीय गणराज्य का नवोदित 26वां राज्य छत्तीसगढ़। जी हाँ, 30 त्योहारों, मेले ठेलों और हाट बाजारों का प्रदेश छत्तीसगढ़, जहाँ एक ओर भोले भाले आदिवासी अपनी संस्कृति को समेटे हुए निवास करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी और अन्य शहरों में आधुनिकता की झलक हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। यहाँ के लोग अत्यंत सरल, सहज और शांतिप्रिय हैं। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ को देश का सबसे शांत प्रदेश माना जाता है। हरेली से लेकर होली, ईद, बकरीद, मुहर्रम या फिर क्रिसमस त्योहार चाहे जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है। इन त्योहारों को यहाँ के लोग इस तरह आपस में मिलजुल कर मनाते हैं कि बस देखते ही बनता है। मुसलमानों के घर हरेली में गेंडी, तीजा पोला में खुरमी ठेठरी बनती है, तो हिंदू ताजिए की मन्नत मांगते हैं। भाईचारा तो ऐसा कि 25 दिसंबर को क्रिसमस में प्रभु यीशु का जन्म दिवस सब लोग मिलजुल कर उत्साह से मनाते हैं। प्राकृतिक संरचना के आधार पर छत्तीसगढ़ अत्यधिक समृद्ध राज्य है। नदियों, पर्वतों और वनों के साथ ही यह प्रदेश कृषि में अग्रणी है। इसे धान का कटोरा कहा जाता है। साल और सागौन के साथ साथ यहाँ पर शीशम, साजा और बीजा के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। जुलाई 2001 से इस राज्य को हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। पौराणिक काल में दक्षिण कोशल के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र को कालांतर में शिवनाथ नदी के दोनों ओर बसे 18-18 किलों या गणों को जोड़कर इसे छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ की कल्पना छत्तीसगढ़ के गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाही श्री सुंदरलाल शर्मा ने की थी। दिनांक 1 फरवरी 1991 से 8 मार्च 1991 तक 1300 किलोमीटर की पदयात्रा अपने साथियों के साथ 36 दिन और 36 पड़ाव में पूर्ण की अजीत जोगी ने। ये पदयात्रा श्री जोगी जी के नेतृत्व में जगदलपुर से प्रारंभ होकर छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिलों रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव और सरगुजा होते हुए बिलासपुर में संपन्न हुई। श्री जोगी जी की इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य था छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, शांति, सद्भावना और जन जागरण। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के गठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी से कि इस राज्य के गठन में उनका क्या योगदान है और वे इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं नहीं कहता कि मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान रहा, पर जो भी छत्तीसगढ़ राज्य अलग बने उस विचारधारा के लोग थे, उनमें से मैं प्रमुख रहा। और ये लड़ाई तो वैसे सबसे पहले पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने प्रारंभ की थी गांधी जी के समय से, पर बहुत आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी दूसरे बड़े कामों में बहुत व्यस्त रहे। विशेषकर छत्तीसगढ़ से अस्पृश्यता दूर करने के लिए जो उन्होंने एक वचन कर लिया था, उसमें उनका ज़्यादा समय गया। आज़ादी के आंदोलन में उनका ज़्यादा समय गया। इसलिए पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की उन्होंने परिकल्पना तो की, पर उसमें उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाए शायद उस समय वो फिर, और उनके बाद वो मूवमेंट धीरे धीरे ख़त्म हुआ। और उसके बाद एक नया युग आया जब डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, तामस्कर जी, ठाकुर छेदीलाल जी, इन लोगों ने मिलकर एक बार फिर से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की बात की। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने तो छत्तीसगढ़ 72 संघ बनाया, अलग से पार्टी बनाई, और फिर उस समय थोड़ा जम के आंदोलन हुआ और युवा भी सामने कूदे उसमें। फिर पवन देवान जी ने नए सिरे से उसको अपने हाथ में लिया। आज जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं धनेंद्र साहू जी, ये सब बच्चों के रूप में उनके पीछे घूमते थे, चंद्रशेखर साहू जी। और इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मैं यहाँ कलेक्टर होके आ गया था, तो वो आंदोलन जब चला तो मैं प्रत्यक्ष रूप से तो भाग नहीं ले सकता था,
पर चूंकि उस विचारधारा से जुड़ा था इसलिए इन लोगों से मेरा बड़ा अच्छा संबंध था। दीवान जी से, कौशिक जी से, ब्रिजलाल वर्मा जी से, जो लोग इस आंदोलन और छत्तीसगढ़ राज्य को अलग से बनाने के पक्षधर थे, उन लोगों से। राज्यसभा में आने के बाद फिर हम लोगों ने चंदूलाल चंद्राकर जी के साथ मिलकर इस आंदोलन को नया रूप दिया। उनको एक सर्वदलीय जो राज्य के आंदोलन का संघ था उसका अध्यक्ष बनाया और पहली बार हम 11 लोग उसके प्रेसिडियम के सदस्य बने। उसमें चंदूलाल जी तो थे ही, मैं भी था, अरविंद नेताम जी थे, वासुदेव चंद्राकर जी थे और भी 11 लोगों का सबसे पहले प्रेसिडियम बना। और हम लोगों ने फिर उस आंदोलन को एक शांतिपूर्ण आंदोलन की तरह चलाना प्रारंभ किया। उसमें अच्छा समर्थन मिला और फिर ईश्वर ने ऐसा साथ दिया कि चूंकि झारखंड में और उत्तराखंड में वहाँ सच में लोगों ने खून बहाया राज्य पाने के लिए, हम लोगों को वैसा नहीं करना पड़ा। पर जिस फार्मूले में उनको राज्य बनाया जा रहा था उसी फार्मूले में छत्तीसगढ़ फिट हो गया, इसलिए छत्तीसगढ़ भी राज्य बन गया। और फिर आया 1 नवंबर 2000 का वो दिन जब वर्षों के संघर्ष का परिणाम आया और छत्तीसगढ़ को देश का 26वां राज्य बना दिया गया। और इन्हीं हर्षोल्लास के बीच सर्वानुमति से माननीय श्री अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री चुन लिया गया और उनके मंत्रिमंडल ने भारी उत्साह के साथ शपथ ग्रहण किया। जोगी शासनकाल में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी से कि उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। मेरा तो एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और छोटे से गांव में बिलासपुर जिले के उत्तरी क्षेत्र में जोगी डोंगरी नाम का गांव है, जहां मेरा जन्म हुआ। वैसे परिवार में बहुत हम लोग भाई बहन मिलाकर 8 थे। अच्छा। माता पिता तो 10 लोगों का परिवार था। और दादा दुलरवा और दादी दुलौरी के दुलारे नाती पिता काशी प्रसाद और माता कांता मणि के लाडले सुपुत्र श्री जोगी जी से जब हमने पूछा कि जोगी सरनेम कैसे पड़ा तो बताते हुए वे अतीत में डूब जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि हमारे बाबा या उनके पहले कोई हमारे यहाँ से अमरकंटक बहुत पास है, 8-10 मील दूर है। अच्छा। तो वहाँ चले गए थे। असल में कोई गांव में आपस में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ या जो भी हुआ, वहाँ जोगी बन गए थे। अच्छा। फिर उसके बाद जब लौटे तो जो हमारा पुराना गांव था वहाँ वालों ने हमसे कहा कि अब तुम जोगी बन गए हो, फिर से वापस आना चाहते हो गृहस्थ जीवन में, तो पास में एक दूसरा गाँव बना लो। तो उन्होंने खुद जंगल वगैरह काट के, उस जमाने में कोई भूमि पर प्रतिबंध नहीं था, जितने जंगल काट लें उतना जंगल आपका हो जाता था। तो फिर उन्होंने वो जो छोटा सा गांव है जोगी डोंगरी उन्होंने बसाया। और उसके बाद वो नाम के साथ जुड़ गया हम लोगों के। जोगी जी के पिता काशी प्रसाद क्षेत्र के जाने माने शिकारी थे। पिता के सानिध्य ने उन्हें प्रकृति प्रेम सिखाया। जो मेरे पिताजी थे वो उस क्षेत्र के सबसे जाने माने शिकारी माने जाते थे। अच्छा। तो उनके साथ प्रकृति को जानने का, जंगल को जानने का, जंगली जानवरों को जानने का और प्रकृति से प्रेम, ये सब स्वाभाविक रूप से जगा। और सौभाग्य से पढ़ाई में अच्छा निकला मैं, इसलिए जब स्कूल गया तो शिक्षकों ने बहुत रुचि ली मेरे ऊपर। और मैं ये मानता हूँ कि जितना ध्यान दूसरों पर देते थे शायद उससे ज़्यादा ध्यान देकर मुझे पढ़ाया। अच्छा। और बचपन में मैं हमेशा, हालांकि उस ज़माने में तो छोटी सी कक्षा थी, कम बच्चे थे, कोई कंपटीशन ज़्यादा नहीं था, पर उनमें भी पहला नंबर आता था तो अच्छा लगता था।
बिलासपुर जिला के छोटे से गांव जोगी डोंगरी के गरीब परिवार में जन्मे श्री जोगी जी का बचपन भी अन्य बच्चों की तरह ही बीता। वे भी गांव के बाल सखाओं के साथ गिल्ली डंडा और भौरा खेलने में माहिर थे। फुटबॉल जरूर आसपास के बड़े गांव में खेली जाती थी, पर गांव के जो खेल होते हैं वो सभी गांव के खेल खेले। और बाकी गिल्ली डंडा और भौरा चलाने में मैं बहुत अच्छा माना जाता था। और भौरे के बारे में मैं हमेशा चुनौती देता था कि किसी का भी भौरा होगा उसको मैं अपने भौरे से काट छेद डालेंगे। तो मैं बड़ी दिन भर मेहनत करके उसमें नोक बनाता रहता था। हाँ, और उसका ज़्यादा शौक था, गिल्ली डंडे का भी ज़्यादा शौक था। और तरह तरह के खेल थे, अब सबके नाम भी ठीक से याद नहीं। पेड़ पे चढ़ते थे, डंडा बाहर फेंक देते थे, जो चोर होता था वो उसको लेके आता था और हम लोग उतरने की कोशिश करते थे, वो डंडे से मारता था। और कुछ खेल ऐसे थे जो शिकार से संबंधित थे। दूसरों की बाड़ी और बाग बगीचों से फल चुरा कर खाने में उन्हें भी बड़ा मजा आता था। हमने जितना बचपन में एंजॉय किया, मजा किया, इतना तमाम सब समृद्धियां होने के बावजूद तुम लोग कभी नहीं कर सकते। छोटी छोटी नदियां थीं, उसमें तैरते थे, दूसरे के बगीचों में जाकर चोरी करते थे, किसी के यहाँ आम, किसी के यहाँ बिही। और गर्मी के दिनों में तरबूज, खरबूज जो नदी के किनारे लोग लगाते थे, और एक दूसरे के घर जाके भुट्टा खाना, ककड़ी खाना। एक बहुत प्रकृति के नजदीक और किसी और चीज की चिंता नहीं थी। जंगल और प्रकृति के करीब होने के कारण पिता के शिकार का शौक भी जोगी जी को बहुत अच्छा लगता था और वे अक्सर अपने दोस्तों से शिकार की ही बातें किया करते थे। बिल्कुल घर के पास 2-3 किलोमीटर दूर के जंगल में शिकार करने गए, जिसको हाका कहते हैं, कि सामने से लोग हल्ला करके निकलते हैं जंगल में, तो जो छोटे मोटे जानवर रहते हैं वो निकलते हैं और जहाँ शिकारी छिपकर बैठा रहता है उसके सामने आते हैं, फिर वो उसको मारता है। तो मैंने कहा इसके लिए यही सबसे आसान होगा, तो उसको लेकर मैं बैठा हुआ था, 2-3 लोग और बैठे थे और गांव के कुछ हमारे साथी हाका कर रहे थे। हम लोग को नहीं मालूम था कि हम जहाँ बैठे हैं उसके बिल्कुल पीछे ही एक नाला था, उसमें कहीं से शेर आ गया था और आराम कर रहा था। अच्छा। और जब उसने हाके का हल्ला तो सामने से आ रहा था, जब बहुत पास हल्ला आया तो शायद उसकी नींद खुली होगी, तो वो उस नाले पर चला। वो नाला सीधे वहीं आ रहा था जहाँ हम दोनों बैठे थे। अच्छा। वो पीछे से आ रहा था और हम लोग सामने हाका देख रहे थे। हाके में उस समय कुछ निकला नहीं, तो मैं उससे कह ही रहा था कि अब उठ के जाना, अब दूसरा हाका करेंगे, उसको समझा रहा था। इतने में वो चलता चलता शेर भी हमको देख के आश्चर्यचकित हुआ। हम तो उसको देखे नहीं, वो पीछे से आया और जब बिल्कुल नजदीक आ गया, 10-12 फुट रहा होगा, हमको तो लगा जैसे 4-5 फुट नजदीक आ गया। अच्छा। तब हमें पता चला कि शेर यहाँ सामने खड़ा है। अच्छा। हम तो तब तक हाके वालों को देख रहे थे कि अब हाका खत्म हो रहा है। अच्छा। सामने देखा तो शेर, और शेर था वैसे छोटा ही, पर उसका सिर ऐसा लगा जैसे इतना बड़ा हो। अच्छा। जिसमें हम दोनों अंदर चले जाएंगे। सब भयानक दिखा और एकदम घबरा गए दोनों। कुछ करने की क्या करें ये समझ में नहीं आया, पर वो शेर भी बड़ा होशियार था, हम लोगों के ऊपर कृपालु भी था। उसने ज़्यादा हम लोगों को परेशान नहीं किया। उसने ऐसे नीचे से मुझे देखना चालू किया ऐसे, और जब आँख के स्तर पर आया वो, तो एक थोड़ी सी हुंकार लगाया, हाँ हूँ करके, और फिर जंगल में 1 सेकंड में गायब हो गया। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण असुविधाओं के बाद भी वे पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहा करते थे। शिक्षकों के सहयोग, स्नेह और घर परिवार की हौसला अफजाई ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं ये मानता हूँ कि
उस जमाने में शिक्षक तो बहुत कम होते थे, एक शिक्षक 2-2, 3-3 कक्षा पढ़ाते थे, पर वो बहुत ही समर्पित प्रकार के शिक्षक होते थे। अगर प्रतिभा दिखती थी तो उसमें बहुत रुचि लेते थे और बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो शिक्षकों ने भी खूब मेहनत की और खुद मुझ में पढ़ने में बड़ी रुचि थी। कोई भी किताब तो खरीद नहीं पाते थे, पर कोई भी कहीं भी मिल जाए उसको पढ़ना जरूरी। और कुछ ईश्वर की देन ये थी कि एक बार पढ़ लेता था तो वो पूरी तरह से मुझे स्मरण रहे। गांव गरीब और जंगल से निकलकर छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के गरिमामय पद पर आने के बाद भी श्री अजीत जोगी को घमंड छू तक नहीं गया। वे आज भी अपने बाल सखाओं और मित्रों को उसी सम्मान और प्रेम से याद करते हैं। अच्छे दोस्तों में एक दयाल सिंह था, हमारे गांव के आदिवासी पर बड़े किसान थे, मालगुजार जैसे। वो बहुत ही अच्छा दोस्त था। उसकी मृत्यु हो गई शराब ज़्यादा पी के, वो उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। फिर शंकर था, उसके पिताजी किराना की दुकान करते थे, तो हम लोगों में सबसे धनाढ्य था। तो वो भी मेरे पास पढ़ने के लिए आता था और मैं उससे दोस्ती रखता था कि कभी वो अपने किराना की दुकान से मेवे वगैरह ला के रोज खिलाता रहता था। गोविंद अभी भी हैं, वो टेलीफोन विभाग में चले गए। मुरारी थे, अभी भी हैं। मोहन है, वो भी है, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर पढ़े नहीं, गांव में इधर ही उधर घूमने लगे। कोई टांगा चलाने लगा, कोई कुली का काम करने लगा। तो ऐसे लोगों से भी दोस्ती बहुत दिनों तक बनी रही। जो कुली का काम करता था, जब भी मैं स्टेशन पर उतरता था तो उसको बड़ी खुशी होती थी मेरा सामान उतार के और घर तक ले जाता था। अब उसकी मृत्यु हो गई। एक को मैंने टांगा लेकर दे दिया था, तो वो मेरे नाम से टांगा चलाता था और हर 3, 4, 5 साल में बहाना बनाता था कि टांगे का घोड़ा मर गया, अब नया घोड़ा खरीदना है। तो फिर मुझसे पैसे लेता था। एक था जो कहता था कि बचपन में कभी मैंने जोर से मारा था तो उसके सीने में जोर से चोट आ गई थी, तो बार बार दर्द उठता है, तो उसको दूर करने के लिए जब भी जाता था तो 150 रुपये शराब पीने के लिए मांगता था। तो ऐसे दोस्त बहुत से अभी भी हैं और उनसे इसी प्रकार की दोस्ती है। और मैं उनसे ये दोस्ती इसलिए रखता हूँ कि ज़मीन की बातें, जनता क्या महसूस कर रही है, जनता की क्या ज़रूरतें हैं, जनता शासन के बारे में, सरकार के बारे में क्या सोचती है, जितना अच्छा वो लोग बताते हैं, अपने शब्दों में बताते हैं, अपने दृष्टिकोण से बताते हैं, पर जितना अच्छा वो बताते हैं और जितना फ्रैंकली बताते हैं उतना और कोई नहीं बता पाता। कहा जाता है हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जोगी जी भी इस बात को स्वीकारते हैं और कहते हैं कि जीवन संगिनी और परिवार के सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति सफलता के शिखर को नहीं छू सकता। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, ऐसा कहा जाता है। और मैं भी ये मानता हूँ कि मेरी सफलता के पीछे मेरे परिवार का, दोनों का बहुत हाथ है, मेरी पत्नी का और मेरे बेटे का। हर काम में हर समय साथ देना। और सबसे बड़ी बात यह कि मुझे कभी ये चिंता नहीं रही कि घर कैसे चलेगा, अमित की पढ़ाई कैसे होगी, चुनाव जीतूंगा, हारूंगा, राजनीति में जाऊंगा, अनिश्चित जीवन होगा, IAS की नौकरी छोड़ के जाऊंगा, कैसा रहेगा। ये उन्होंने कहा कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता जहां राज्योदय की खुशियों से सराबोर थी, तो वहीं दूसरी ओर अजीत जोगी के कंधे पर एक ऐसे कर्तव्य का जिम्मा था जिसमें छत्तीसगढ़ का विकास और 2 करोड़ जनता की भावनाएं जुड़ी थीं। अच्छा लग रहा था और उसके साथ ही मुझे लग रहा था कि एक बहुत बड़ी जवाबदारी आ गई है और एक ऐसी जवाबदारी आई है जिसे ऐतिहासिक जवाबदारी कह सकती है।
कहा जाएगा। और यदि इस जवाबदारी का निर्वहन करने में कहीं भी चूक हुई तो मेरा नाम हमेशा चूक वाले लोगों में आ जाएगा। और यदि मैंने इस जवाबदारी को ठीक से निभा लिया तो मेरा नाम हमेशा छत्तीसगढ़ तो चलता रहेगा, पर इतिहास में प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में, और ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में आना चाहिए, मैंने ये सोचा था, जिसने सही बुनियाद रखी, सही दिशा दी, और एक ऐसे संपन्न प्रदेश को, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ सबसे गरीब धरती में, सबसे गरीब लोगों की सबसे अमीर धरती है ये, तो अमीर धरती और गरीब लोगों का जो विरोधाभास है उसको दूर करने के लिए एक अच्छी पहल की गई। ये सिद्ध हो जाए ऐसा कुछ करके दिखाना चाहिए। ये बात मेरे दिमाग में उसी रात से चलती रही। जोगी जी के साथ चलो रे, साथ चलो रे, हाथ में दे के हाथ चलो रे, हाथ चलो रे, जोगी जी के साथ चलो रे, हाथ में दे के हाथ चलो रे, हो ही नवा बिहान बगर ही चमचम ले उजियार।